The commerce team of Jink Vidyalay, all are the best, most qualified educators and CBSE registered teachers. Then this is a short explanation about me, Kunal Singhal, who is taking accountancy and business studies of yours. And these are our social media handles over which you can follow us, you can join us, where you can get further more knowledge. We were studying in the chapter of cash book. हमने सिंपल कैश बुक के 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे और डबल कॉलम कैश बुक, दैट इज अ कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम के भी हमने एक क्वेश्चन किया था, फॉर्मेट समझा था और एक क्वेश्चन किया था. Today I am solving one more numerical question from the double column cash book and this will be the last from my side. So वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ जो लास्ट क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था उससे आपको पूरा एंटायर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. Still, if anybody has left with any sort of doubt, any query, so just give a complete concentration so you will not left with any further doubt after today. Fine. Let us start without wasting much time. Let us start with it. हम एक एक ट्रांजेक्शन को रीड करते जाएंगे और उसके बाद में उन ट्रांजेक्शन्स को एंटर करते जाएंगे. देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द डबल कॉलम कैश बुक, यानी कि हमें कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम दोनों बनानी है, ऑफ मेसर्स गुप्ता स्टोर्स. नाउ वी आर हैविंग ट्रांजेक्शन्स जनवरी 2019 June 1st, not January, June 2019 June 1st. We are having cash in hand rupees 800 and bank overdraft. कैश एट बैंक नहीं लिखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है रुपीज 5700. दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए. देखिए जब कैश एट बैंक होता है, जब हमारे पास में कैश एट बैंक होता है तो हम उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं कैश एट बैंक को. ठीक है, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं आप, कैश बुक में डेबिट साइड पे आप रिकॉर्ड करते हैं उसको. और जब आपके पास में कैश इन हैंड होता है तो उसे भी आप कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, उसे भी आप अपने कैश बुक के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं. क्या वो लिखना क्यों बंद हो गया, उसे भी आप अपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, लेकिन अब एक बात ध्यान रखने की है, अगर आपको कैश एट बैंक नहीं दे रखा है, इंस्टेड व्हाट यू हैव बीन गिवन, यू आर गिवन एज बैंक ओवरड्राफ्ट. तो सबसे पहले तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए रेडी हो जाइए आप लोग कि बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग मुझे कौन बताएगा. एनीबडी हु कैन be able to tell me the meaning of bank overdraft, because I have been given the balance of bank overdraft here. So just tell me, what do you mean by bank overdraft? Anybody? Bank overdraft. क्या बात है, ये प्रॉपर चल नहीं रहा है, कोई एंटर होने की कोशिश तो नहीं कर रहा है क्लास. बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ जी, किसी ने नहीं लिखा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, जल्दी जल्दी, वेट, सॉरी, जस्ट नो मेंशन जो भी आपके माइंड में है. व्हाट डू यू मीन बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, ये स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, जल्दी से बताइए क्या समझते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट का, नेचर बता दो, चलो मीनिंग नहीं आ रहा. when money is withdrawn in excess from where, you have mentioned money is withdrawn in excess from where, from bank account. Okay. Aftab has answered the question, that is when money have been over withdrawn from the bank, when money have been withdrawn from the bank in excess of the amount deposited. Rishi has also answered when excess money is withdrawn from an account. Both of you are correct, that is meant by bank overdraft. और इसका नेचर क्या होता है, ये हमारी लाइबिलिटी हो गई, हमने एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिया बैंक से तो हमारी लाइबिलिटी हो गई. क्यों, क्योंकि वापस रीपे तो करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं कि वापस रीपे नहीं करेंगे, सारे विजय माल्या तो नहीं हो सकते, तो हमें वापस रीपे तो करना पड़ेगा. तो ये हमारी लाइबिलिटी हो जाती है, और लाइबिलिटी है तो इसलिए इसका हम कौन सा बैलेंस लिखेंगे, हम इसको क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे. वापस से बता देता हूँ, देखिए जब कैश एट बैंक आपको गिवन होगा, अगर आपको कैश एट बैंक गिवन है, आपको कैश इन हैंड गिवन है, तो आप उनका डेबिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे. बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सी साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे. लेकिन जब आपको
बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस ब्रॉट डाउन आप कौन सी साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्लियर है? बस अब इसको जून 1 को हम कैश बुक में एंटर करते हैं। हेडिंग डाला हमने कैश बुक, उसके बाद में डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। चलिए हम स्टेटमेंट के टॉप पे हम एक चीज लिख लें, क्या कुछ लिखना चाहिए हमें स्टेटमेंट के टॉप पे, बताएगा कोई? हम लिखेंगे यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक। नहीं, हाँ चलिए वो भी ठीक है, लेकिन रिसीट साइड नहीं लिखोगे? यस सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट। RECEI, रिसीट साइड। ओके, रिसिप्ट नहीं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन सीखो। रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड। ओके, और कैश बुक के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डबल कॉलम कैश बुक, तो वो भी लिख देते हैं DOUBL। ठीक है, तो ये हो गया। अरे ये तो ओवरलैप हो गया, ये लीजिए। तो ये हो गया हमारा डबल कॉलम कैश बुक हेडिंग प्रॉपर। और हमने ये भी लिख दिया रिसीट साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज द रिसीट साइड एंड द राइट हैंड साइड इज द पेमेंट साइड। फाइन। अब ट्रांजैक्शन एंटर करना स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन एंटर करने के लिए हमने डेबिट साइड पे लिखा, रिसीट साइड पे लिखा जून 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट आएगा किसमें, कैश कॉलम में अमाउंट आएगा, लेकिन बैंक कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। बैंक कॉलम को आप खाली छोड़ेंगे क्योंकि हमें बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा था। तो क्रेडिट साइड पे हमने लिखा है, पेमेंट साइड पे हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे कैश कॉलम में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे अमाउंट आएगा आपका क्रेडिट कॉलम, सॉरी बैंक कॉलम में, दैट इज 5700। फर्स्ट ट्रांजेक्शन अगर किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखें आप लोग। वापस बता देता हूँ, जब आपको कैश एट बैंक और कैश इन हैंड दे रखा हो तो उसको आप डेबिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा हो तो उसको आप क्रेडिट साइड पर बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। फाइन, लेट अस मूव फर्दर। नेक्स्ट हमें दे रखा है जून 7 पे। जून 7 पे लिखा है रिसीव्ड अ चेक। आपने चेक रिसीव किया, जरा एक बार रिकॉल कर लो मैंने क्या दो नोट्स लिखवाए थे आपको। रिसीट ऑफ चेक एंड एंडोर्समेंट ऑफ चेक इज नेवर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये मैंने लिखवाया था आप लोगों को। और फिर साथ में मैंने उसका नोट का भी एक एक्सेप्शन लिखवाया था, दैट इन केस any check have been received and no further information have been given in the question regarding that, then it will be presumed that the check have been deposited in the bank on the same date। तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको ट्रांजैक्शन मिले ना चेक रिसीव का, जैसे लिखा रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम भारती डिस्काउंट अलाउड 150 एंड चेक रिसीव्ड ऑफ 3250, आपने चेक रिसीव किया, तो जल्दी से आगे के सारे ट्रांजैक्शन रीड करके आप ये देखेंगे कि क्या इस चेक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको इमीडिएटली डिपॉजिट कर देंगे सेम डेट पर, और अगर आगे इन्फॉर्मेशन है तो ऑब्वियसली फिर डिपॉजिट नहीं करेंगे, तभी तो आगे की इन्फॉर्मेशन को अकाउंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जून 7 पे लिखा है रिसीव चेक फ्रॉम भारती, जून 9 पे लिखा है डिपॉजिटेड द अबव चेक। क्या लिखा है जून 9 पर, डिपॉजिटेड द अबव चेक। यानी कि अगर आप जून 7 पे ये प्रिज्यूम करके चलते हैं दैट द चेक विच हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम भारती हैव बीन डिपॉजिटेड इमीडिएटली इन द बैंक, तो फिर आप जून 9 को क्या डिपॉजिट करोगे, एक ही चेक को दो बार तो डिपॉजिट नहीं कर सकते ना। तो इसलिए जून 7 पे हम ये प्रिजम्पशन नहीं लेंगे that this have been deposited in the bank. Instead, what we will take it as it is, that is check have just been received, और फिर उसमें हमारा कंस्ट्रेंट अप्लाई हो जाता है, दैट इज जब चेक रिसीव होता है या फिर एंडोर्समेंट ऑफ चेक होता है तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है। आप देख सकते हैं आपकी ये जो पूरी कैश बुक बनी हुई है यहाँ पे, इस पूरी कैश बुक में जून 7 का कोई भी ट्रांजैक्शन ना तो हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया है ना ही क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया है। जून 7 का ट्रांजैक्शन इस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है, बिकॉज रिसीट ऑफ चेक एंड एंडोर्समेंट ऑफ चेक इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इसलिए जून 7 का रिसीट ऑफ चेक का ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। आई होप सबको क्लियर है ये बात। अब आते हैं आगे जून 7। हाँ, इसके लिए आप फुटनोट दे सकते हैं, एक फुटनोट लिख दें अपन। चलिए एक फुटनोट लिख देते हैं। देखिए दो तो इन्होंने लिख रखा है, पहला क्या लिखा है इन्होंने, पॉइंट टू बी ऑफ नॉलेज में, हेयर बैंक इज ओवरड्राफ्ट सो इट विल बी इफेक्ट द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मैंने बता दिया आपको।
फिर लिखा है बिलो इज द जर्नल ऑफ सम ट्रिकी ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, वो कोई ज़रूरत नहीं है अपने को ऐसा। अब मैं आपके लिए इसमें पॉइंट नंबर 3 लिख देता हूँ। पॉइंट नंबर 3 अपन इसके लिए लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 3 हम इस, क्या बात है यार, एक तो आज पता नहीं कंप्यूटर प्रॉपर वर्क क्यों नहीं कर रहा है। देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, पॉइंट नंबर 3, नोट नंबर 3 में वी विल राइट दैट इज ट्रांजेक्शन। आपको अपनी कॉपी में लिखना है ये, ठीक है। और एग्जाम में भी अगर इस तरह का कोई ट्रांजेक्शन आप छोड़ते हो तो उसके लिए फुटनोट देना है। ऑफ, फिर अटक गया, आज अच्छा परेशान कर रहा है। जून 7, ट्रांजेक्शन ऑफ जून 7 will not be recorded in cash book because as per the rules receipt of check and endorsement of check is not recorded in cash book, ठीक है, ये आप लिख लेना, फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है जून 7। तो जून 7 पे हमने क्या किया, चेक को डिपॉजिट किया बैंक में, तो ऑब्वियसली दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड। और जब आप चेक डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, तो बैंक में पैसा रिसीव होगा आपको, तो इसकी एंट्री कौन सी साइड पे होगी, दिस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द रिसीट साइड। रिसीट साइड पे कैश कॉलम में लिखेंगे अमाउंट या बैंक कॉलम में, रिसीट साइड पे हम बैंक कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि जब हमने चेक डिपॉजिट किया तो मनी हमें कहाँ पे रिसीव होगा, मनी हमें बैंक में रिसीव होगा। सो ऑन जून 9 वी हैव रिटन इट एज the amount 3250 in the, we have mentioned the amount 3250 in the बैंक कॉलम। आई होप समझ में आ गया होगा कि हमने बैंक कॉलम में क्यों लिखा। अब यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, मैं उसको करेक्शन कर देता हूँ, और आप भी अपनी कॉपी में जब नोट डाउन करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे। यहाँ पे इन्होंने लिखा टू भारतीज अकाउंट, ये बिल्कुल गलत है। टू भारतीज अकाउंट नहीं लिखा जाएगा, इसकी जगह लिखा जाएगा टू चेक इन हैंड अकाउंट। मैं इसको यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ, आप लोग भी इसको सही करके ही लिखेंगे, क्योंकि टू भारतीज अकाउंट तो हम कब लिखते हैं, अगर हम सेम डेट पर, जिस दिन हमने चेक रिसीव किया था ना, अगर हम सेम डेट पर चेक डिपॉजिट कर देते तो हम भारतीज अकाउंट लिखते। लेकिन हमने चेक डिपॉजिट कब किया, हमने तो चेक डिपॉजिट किया जून 7 यानी कि जून 9 यानी कि अलग दूसरी डेट पर। तो जब हम चेक एक डेट पे रिसीव करें और किसी दूसरी डेट पे हम चेक को डिपॉजिट करते हैं, तो उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी पर्टिकुलर्स के अकाउंट में क्या यूज़ करते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट। एक मिनट रुकिए, आएगा नहीं चाहिए कंप्यूटर। चलिए आप लोग समझ लेना, थोड़ा सा क्या है, इससे छोटा फॉन्ट होगा नहीं। ये मेरा थोड़ा एक्सीड हो गया, कॉलम से बाहर चला गया, आप लोग ऐसा नहीं करना। आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से और सिर्फ पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखना, चेक इन हैंड अकाउंट लिखा जाएगा। कब होता है ऐसा, अगर आपने चेक एक डेट पे रिसीव किया लेकिन उसको डिपॉजिट किसी दूसरी डेट पे किया है, सेम डेट पे आपने डिपॉजिट नहीं किया, सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी डू नॉट
write the name of the person from whom we have received. Instead, what we do, we mention the टर्मिनोलॉजी दैट इज चेक इन हैंड अकाउंट. आगे बढ़ते हैं. जून 15 पे ट्रांजेक्शन है चेक रिसीव्ड फ्रॉम पन्ना लाल. आपने अगेन चेक रिसीव किया, तो जल्दी से देखो कि क्या इस चेक के बारे में आगे कुछ लिखा है क्या. देखो, भारतीय चेक रिटर्न डिसऑनर, ठीक है. पन्ना लाल चेक वॉज, क्या लिखा है जून 28 पे, पन्ना लाल चेक वॉज एंडोर्स, यानी पन्ना लाल के चेक के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है आगे. और मैंने क्या बताया, जब आगे कोई इंफॉर्मेशन लिखी होगी तो फिर जून 15 वाला ट्रांजेक्शन तो क्या है, चेक रिसीव फ्रॉम पन्ना लाल, सिर्फ चेक रिसीव का ट्रांजेक्शन है, तो इसको हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. आप देख सकते हैं ये कैश बुक में डेबिट साइड और ये कैश बुक का क्रेडिट साइड, जून 15 पर कोई ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड नहीं किया हमने, ठीक है. और ये नीचे जो अपन ने फुट नोट लिखा था ना, मैं उसमें जरा एडिशन कर दूं. जो फुट नोट लिखा था उसमें एडिशन कर दूं. मैंने लिखा था ट्रांजेक्शन ऑफ जून 7, ऑफ भी नहीं लिखा था, चलो ये लिख देता हूँ मैं, ठीक है. उसके आगे मैं लिख देता हूँ ट्रांजेक्शन ऑफ जून 7 एंड जून 15 will not be recorded in cash book because receipt of check and endorsement of check is not recorded in the cash book as per the rules. ठीक है, ऐसा फुट नोट देना अपन को. तो जून 15 को अपन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उसके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन है इसलिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है अपने पास में जून 20 का ट्रांजेक्शन. जून 20 पे क्या लिखा हुआ है, जून 20 पे लिखा है भारतीय चेक रिटर्न डिसऑनर. भारतीय से आपने पहले चेक रिसीव किया, रिसीव करके चेक आपने क्या किया, आपने चेक को बैंक में डिपॉजिट किया और अब वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया. डिसऑनर हो गया यानी कि आप तो ये मान रहे थे कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, जबकि जब वो चेक, ये आपने रिसीट साइड पे बैंक कॉलम में अमाउंट लिखा था ना 3250, क्योंकि आप क्या मान रहे थे कि अब हमसे पैसा मिल गया. लेकिन जब चेक डिसऑनर हो गया, इसका मतलब आपके अकाउंट में पैसा आपको वापस से माइनस करना पड़ेगा. तो पेमेंट साइड पर हमने बैंक कॉलम में वापस से लिख दिया 3250. हमने पेमेंट साइड पर बैंक कॉलम में 3250 क्यों लिखा, क्योंकि जब चेक डिसऑनर हो गया इसका मतलब अकाउंट में पैसा नहीं आया और वो पैसा हमें माइनस करना पड़ेगा. तो हमने पेमेंट साइड पर जून 20 का ट्रांजेक्शन एंटर किया है बाय भारतीज अकाउंट और अमाउंट लिखा है बैंक कॉलम में 3250. फाइन. नेक्स्ट देखिए जून 28 पे आते हैं. जून 28 पे लिखा है पन्ना लाल्स चेक वॉज एंडोर्स्ड टू कमल. जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, क्या जून 28 का ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा. बस यस और नो में लिखिए, जल्दी से चैट बॉक्स में यस और नो लिखते जाइए. क्या जून 28 का ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होगा या नहीं. आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर, जल्दी से बताइए मुझे. हरी अप एवरीवन इन द चैट बॉक्स. क्या ट्रांजेक्शन ऑफ जून 28 विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक और नॉट. 2 persons have answered no sir. बाकियों को समझ में नहीं आया. 3 4 बस 14 में से, हाँ अब शुरू हुए थोड़ा, क्या इतने धीरे धीरे लिखते हो. चलिए ठीक है, सब क्लियर बोल रहे हैं नो सर. क्यों, क्योंकि एंडोर्समेंट है ना, मैंने साफ बताया एंडोर्समेंट रिकॉर्ड ही नहीं होता. तो फिर नीचे वो जो अपन ने फुट नोट लिखा है उसमें जरा एडिशन कर दें. उसमें अपन लिख देते हैं ट्रांजेक्शन की जगह अब ट्रांजेक्शंस कर देते हैं इसको. ट्रांजेक्शंस ऑफ जून 7 जून 15 ना, कॉमा लगा देते हैं, एंड जून 28 and June 28 will not be recorded in the cash book as per the rules, because as per the rules check, receipt of check and endorsement of check is not recorded in the cash book. तो ये अपन को फुटनोट ऐसे लिख देना है, ठीक है. इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, जून 30 पे आ जाते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन जो हमारा है. और ये तो आपको क्लियर हो ही गया कि भाई जून 28 क्यों नहीं लिखा. लास्ट लिखा है इनकम टैक्स पेड बाय चेक. पहली बात तो पेमेंट हुआ है तो पेमेंट साइड पे इसकी एंट्री होगी. दूसरी बात चेक से पेमेंट हुआ है तो बैंक कॉलम में एंट्री होगी. तीसरी बात पर्टिकुलर्स के कॉलम में क्या लिखेंगे, तो हमेशा याद रखना जब कभी इनकम टैक्स आए ना तो इनकम टैक्स को ड्रॉइंग्स माना जाता है. तो ये लिखा है जून 30 पे, देख सकते हैं आप, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट. क्यों ड्रॉइंग्स लिखा है, क्योंकि इनकम टैक्स जो होता है वो बिजनेस का नहीं होता है, वो ओनर का होता है, और ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए ड्रॉइंग्स होती है.
तो पेमेंट साइड पे हमने लिखा बाय ड्राइंग्स अकाउंट और 150 लिखा है किसमें, बैंक कॉलम में लिखा है। क्लियर ऑल द ट्रांजेक्शन्स। अब आते हैं अपन, लास्ट काम हमारा क्या है, कैलकुलेट करना है हमें बैलेंस कैरिड डाउन। तो बैलेंस कैरिड डाउन कैश कॉलम का बैंक कॉलम का अलग अलग देखेंगे हम कैलकुलेट करके। तो कलर चेंज करते हैं। देखिए कैश कॉलम का डेबिट साइड का टोटल कितना है, एक ही ट्रांजेक्शन है तो डेबिट साइड का टोटल है कैश कॉलम का 800, और कैश कॉलम का क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, खाली है। तो बड़ा कौन सा है, 800 बड़ा है, 0 बड़ा है, ऑब्वियसली 800 बड़ा है। तो हमने दोनों साइड पर, कैश कॉलम का बता रहा हूँ पहले, दोनों साइड पर हमने टोटल में 800 लिख दिया, जो बड़ा अमाउंट है वो दोनों साइड लिख दिया जाएगा, और फिर जो डिफरेंस अमाउंट है वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, 800 रुपीज आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया, और उसके सामने हमने क्या लिखा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए बैंक कॉलम का देखें, तो बैंक कॉलम में डेबिट साइड पर एक ही ट्रांजेक्शन है 3250 का, और बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड पर 3 ट्रांजेक्शन है 5700, 3250 और 1050, सॉरी 150। तो इसका मतलब कौन सा टोटल ज़्यादा है, इस बार क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 9100 बड़ा है। तो हमने जो क्रेडिट साइड का टोटल था वो दोनों साइड लिख दिया 9100, और उसके बाद में हमारे पास में बैलेंसिंग फिगर जो आया वो इस बार डेबिट साइड पर आया। मैंने पहले बताया था बैंक कॉलम का जो बैलेंसिंग फिगर है, बैंक कॉलम का जो बैलेंस कैरेट डाउन है वो डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है, पहले भी बताया था। तो इसी हिसाब से बैंक कॉलम का जो बैलेंसिंग फिगर आया है, डिफरेंस अमाउंट आया है, वो डेबिट साइड पे आया, तो हमने उसको क्या लिखा, टू बैलेंस कैरेट डाउन लिखा है। क्रेडिट साइड पे जो आया उसके लिए बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और जो डेबिट साइड पे आया उसके लिए टू बैलेंस कैरेट डाउन। और बैलेंस कैरेट डाउन हमेशा कौन सी डेट पे होता है, द लास्ट डेट ऑफ द मंथ। जून में कितने, ये देखिए कितनी बड़ी ब्लेंडर कर रहा है, जून में 31 डेज बता रहा है ये। अब ये तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता ही होगा कि जून में तो आजकल 30 डेज ही होते हैं, है ना, 31 तो होते नहीं, तो इन्होंने यहाँ पे जून में 31 लिख रखा है, इसको आप करेक्शन कर लेना, जून में 30 लिखना, 31 मत लिखना। इधर तो जून में 30 लिखा है इन्होंने, और उधर इन्होंने जून में 31 हो गया इनके हिसाब से, जो भी है मिसप्रिंट है। चलिए, सो हियर एंड्स अप द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द टॉपिक ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। अगर किसी के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो पूछिए आप जल्दी से, 2 मिनट का समय आपके पास में, बस उसके बाद में मीटिंग ओवर कर रहे हैं अपन। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है माइंड में तो पूछ लीजिए।